रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। This is me Abdul Bari standing in front of you to give you a lecture, not lecture, about the preview of this physics book. This is a textbook of physics for class 9. इस बुक को अप टू आई थिंक सो जून जुलाई, तो इसको हो गए कम से कम 6 मंथ के अंदर एक बुक पूरी हो गई है कंप्लीट हमारी, साथ साथ लेके चले। आखिर में आके थोड़ी स्पीड इसके ऊपर बढ़ाई, उधर ब्रेक मारा केमिस्ट्री और बायोलॉजी के ऊपर, इसको कंप्लीट किया क्योंकि इसके जो टॉपिक थे वो काफ़ी इजी थे, जिसकी वजह से इजीएस्ट वन को निकालते गए, मुश्किल अपने लिए छोड़ते गए कि उसको बैठ के आराम से समझे। तो पहला चैप्टर अबाउट द फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट। इसके अंदर क्या पढ़ा सब रिव्यू करूंगा, लिखवाऊंगा आज कुछ भी नहीं। तो इसके अंदर ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स थी जो कि बाहर से पढ़ी। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट थे, वर्नियर कैलिपर पढ़ा, आपको वर्नियर कैलिपर पढ़ा और आपको मीटर रूल पढ़ा और माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज पढ़ा। ये 3 थे जिसको हमने स्टडी किया। और फिर आ जाता है आपके पास कुछ नहीं आ रहा, नॉट दैट मच। फर्स्ट चैप्टर में इतना कुछ खास नहीं था, दूसरा चैप्टर अबाउट द काइनेमेटिक्स डेफिनेशन पढ़ी, 2 स्टेट्स पढ़ी, रेस्ट एंड मोशन। वो आपको बता दूं, जो ठहरी हुई बॉडी थी उसको हमने रेस्ट का नाम दिया, जो कि मूव कर रही थी उसको हमने बोला मोशन। वो बॉडी मोशन में कहलाएगी, और वो बॉडी जो रुकी हुई होगी, ठहरी हुई होगी, उसको रेस्ट का नाम दिया। फिर आया रेस्ट एंड मोशन और रिलेटिव स्टेट, ट्रांसलेटरी मोशन आए, उसके फिर 3 टाइप्स आए। फिर आए आपके पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये अहम टॉपिक है भी बहुत सिंपल। ये आता है खास करके बोर्ड के पेपर में, आपके मिड के पेपर में। मिड आपको हो गए होंगे, शायद नहीं हो ही गए होंगे। तो मिड टर्म में ये आते हैं छोटे छोटे डेफिनेशन, डिफरेंसेस अबाउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस अबाउट द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, कितना भी पाथ एक बॉडी ने कवर किया उसको डिस्टेंस कहा, और एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मीन स्ट्रेट लाइन, उसको हमने डिस्प्लेसमेंट का नाम दिया। दोनों के यूनिट सेम थे, मीटर ऐसा यूनिट जो थे वो भी सेम थे। फॉर्मूला अगर हम अब फॉर्मूला डिस्टेंस का कैसे निकालेंगे, ये बात सब आपने पहले पढ़ा था। स्पीड इक्वल होती है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम के। अब हमें मालूम करनी है डिस्टेंस, ये इधर ही रखेंगे, फाइंड करनी है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब स्पीड मल्टीप्लाई बाय टी टाइम इक्वल डिस्टेंस, ऐसे होगा इसमें डिस्टेंस का फॉर्मूला। अब आपने पढ़ी होगी वेलोसिटी, आपको पता होगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट पढ़ी होगी, नहीं आपने पढ़ाई थी मैंने, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। इसको इधर रखेंगे, वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे टी से, इक्वल डिस्प्लेसमेंट। तो इस फॉर्मूले से हम लोग फाइंड करेंगे डिस्प्लेसमेंट। इजी वे, अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर स्पीड टाइम में गिवन है और आपको डिस्टेंस मालूम करना है तो इस फॉर्मूले से कीजिएगा। डिस्प्लेसमेंट मालूम करनी है, वेलोसिटी गिवन है, टाइम गिवन है, तो इस फॉर्मूले से कीजिएगा। ये दोनों राइट, कोई और फॉर्मूला मत लगा दीजिएगा। ये हो गया आपको कंप्लीट। फिर आया स्पीड, जो कि आपको मैंने बता दिया, स्पीड और वेलोसिटी इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी आ सकता है नहीं आएगा। तो स्पीड होती है, हमें बताती है कि कितनी तेज एक बॉडी मूव कर रही है, और वेलोसिटी हमें बताएगी कि किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। सिंपल, दैट्स ऑल। फिलहाल वेलोसिटी कंप्लीट, एक्सेलरेशन द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, एक्सेलरेशन का था मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इतना कुछ खास नहीं इस चैप्टर में भी। इसके अलावा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसकी कोई डायरेक्शन ना हो, जैसे स्पीड है स्केलर क्वांटिटी है, इसके कोई डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन, इसके अंदर डायरेक्शन दे रही है आपको। ये है आपके पास वेक्टर क्वांटिटी, ये है आपके पास स्केलर क्वांटिटी।
इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन थी, ये तीन आप याद कर लीजिएगा, वी एफ इक्वल ए टी प्लस वी आई, या आप इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं वी आई प्लस ए टी। और दूसरी थी आपके पास एस इक्वल टू वी आई टी मल्टीप्लाई नोट प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और 32 एस इक्वल वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये तीन इक्वेशन आपको याद रखनी है, फिर इतना कुछ खास नहीं, ये चैप्टर भी कंप्लीट। डायनामिक्स का चैप्टर आया, उसके बाद फोर्स डिस्कस किया हमने, तो बीच बीच में चैप्टर को आप छोड़, आप चलें आप हाइड्रोलिक मशीन, न्यूटन्स के लॉ। देखिए न्यूटन्स का थर्ड लॉ है ना, वो इंपॉर्टेंट है। न्यूटन्स का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब देखें ये न्यूटन्स बता रहा है कि जितना एक्शन आप देंगे उसके जितना ही होगा रिएक्शन भी, लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट होगा। कैसे? अब देखें, एक बॉल लें आप, दीवार पे मारें, अब दीवार पे आपने मारी, आपने एक्शन किया, उसका रिएक्शन ऑपोजिट आया, आपके पास ही आई, लेकिन जो रिएक्शन था वो इक्वल था, पर जिसकी डायरेक्शन क्या थी, ऑपोजिट थी। तो यही था अबाउट द न्यूटन्स थर्ड लॉ, कि एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इतना बीच में कुछ खास नहीं था, एनर्जी थी, वर्क था, ये आपको पढ़ा दिया है, पढ़ाने की जरूरत नहीं है। फिर लास्ट चैप्टर के ऊपर आते हैं, हीट एंड टेम्परेचर। तो हीट और टेम्परेचर का डिफरेंस आप याद कर लीजिएगा। और तीसरी थी आपके पास थर्मोमीटर, आपको बता दिया था सेल्सियस स्केल जो होता है वो इन्वायरमेंटल यूज के लिए होता है, और फ़ारेनहाइट जो होता है हमारे आपको भला करे अल्लाह क्लिनिकल पर्पस डॉक्टर्स यूज करते हैं, वो फ़ारेनहाइट में करते हैं, और जो सेल्सियस होता है वो इंडस्ट्री के इस्तेमाल में। अब आ जाते हैं हीट कैपेसिटी के ऊपर। आते नहीं है, पढ़ा चुका हूँ, फिर भी आखिर में आके रिपीट तो नहीं, इसको खाली प्रीव्यू दे रहा हूँ कि ये हो गई हमारी बुक कंप्लीट। अब फायदा नहीं, मतलब अब फिजिक्स को खोलने का फायदा नहीं, ये नहीं कि आप नहीं खोले घर पे जाके, खोले पढ़ें, लेकिन अब मुझे पढ़ाने का फायदा नहीं, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ ज़्यादा नहीं, मतलब पूरी बुक कवर हो चुकी है। अब आखिर में केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ी है। हीट कैपेसिटी आपको पढ़ाया कि ऐसी अमाउंट ऑफ हीट जो कि किसी सब्सटेंस को रिक्वायर्ड हो, एक सेंटीग्रेड, एक सेल्सियस स्केल के तकरीबन वो अपना जो टेम्परेचर वो इंक्रीज करे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या थी, उसका फॉर्मूला था कैपिटल C इक्वल Q अपॉन डेल्टा T। ये था हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या थी कि एक मास ऑफ सब्सटेंस को हम लोग हीट दें और फिर वो उसका 1 डिग्री सेल्सियस के तकरीबन वो अपना टेम्परेचर इंक्रीज कर दे। इसका फॉर्मूला है Q अपॉन M डेल्टा T। ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला। लास्ट में था आपको, लास्ट टॉपिक पढ़ाया था आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन। उसमें क्या था कि लेटेंट ऑफ फ्यूजन वो होती है हीट, मतलब अगर हम किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करें जो हीट एब्जॉर्ब हो, टेम्परेचर चेंज ना हो, तो उसको कहेंगे हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और अगर हम लिक्विड को गैस के अंदर वेपर्स में चेंज करें तो उसको कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और फिर भी उसका कांस्टेंट टेम्परेचर 0 पर रहेगा। और दैट्स ऑल, खत्म हो गई बुक हमारी, अब छुट्टी जान फिजिक्स से, अब हो गई कंप्लीट। और आखिर में आ जाती है आपके पास केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसके ऊपर फुल कंसंट्रेशन होगा। तो एक चीज है, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, लॉजिक, शायद आपको पहले ही बता चुका हूं, ये कोट बहुत पसंद है। एक बार मैंने एक्चुअली प्रेजेंटेशन में बोला था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था लॉजिक विल टेक यू फ्रॉम A to B। लॉजिक की मदद से आप A to B, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं, पर जो इमेजिनेशन होगी वो आपको पूरी दुनिया घुमाएगी। इमेजिनेशन आपको पूरी दुनिया घुमाएगी। इसका मतलब यह है कि लॉजिक विल टेक यू फ्रॉम A to B, इमेजिनेशन विल टेक यू फ्रॉम एवरीवेयर। मतलब अगर आप इमेजिन करके हर चीज को आप नोटिस करेंगे या समझेंगे तो उसकी ही मदद से, इमेजिनेशन की मदद से आप पूरी दुनिया घूम सकते हैं।
लॉजिक तो आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगी, लेकिन वो आपको परमानेंटली नहीं लेके जाएगी, कुछ वक्त के लिए लेके जाएगी, सम पर्पस के लिए लेके जाएगी। अगर आपको सारी उम्र जो है वो आपको पीस रहना है, तो इमेजिनेशन से काम लें, काम आएगी ज़्यादा। तो मिलते हैं अब केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लासेस में, फिजिक्स एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखें। दिस इज मी अब्दुल बारी साइनिंग ऑफ।